जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैथ मुखिया पर। आज हम लोग मैथ मॉक टेस्ट करने वाले हैं। खास तौर से जो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैथ बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सारे प्रश्न PYQ क्वेश्चन ही लिया हूँ और ज़्यादातर मैं उन प्रश्नों को हायर करता हूँ जिनकी संभावना ज़्यादा होती है प्रश्न आने की। तो अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें भी मैथ आता है, खासकर से उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, उसमें भी मैथ आता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मैथ मॉक टेस्ट आइए स्टार्ट करते हैं। बेहतरीन प्रश्नों के साथ बेहतरीन कंसेप्ट भी आपको सिखाएंगे, बेस्ट ट्रिक भी सिखाएंगे और इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है, सार्थक 14 दिन में रेत के एक गड्ढे को भर सकता है, जबकि विवान को इसे भरने के लिए 35 दिन लगते हैं। अली 12 दिन में एक भरे हुए रेत के गड्ढे को पूरी खाली कर सकता है। यदि खाली गड्ढों में तीनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं तो रेत का गड्ढा फिर से कितने दिनों में भरा जाएगा। क्वेश्चन बेहद आसान है, काम समय का क्वेश्चन है। दो को काम कर रहे हैं, एक निकासी का काम कर रहा है, तीनों को एक साथ काम पे लगाते हैं तो ओवरऑल कितने दिन में काम कंप्लीट होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। हालांकि एलसीएम मेथड सबसे बेस्ट तरीका होता है, आइए उसी का यूज करेंगे। क्वेश्चन के बहुत आसान तरीके से लगा लेंगे। आइए, तीन लोग सार्थक 14 दिन में, यानी कि जितने जितने लोग हैं उनको पहले लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, 3 लोग हैं तो कहेंगे सर सार्थक 14 दिन में। सार्थक को मैं यस से दर्शाता हूँ, ये 14 दिन में किसी काम को कर दे रहा है, कहेंगे सर बिल्कुल। सार्थक 14 दिन में 14 दिन में रेत के एक गड्ढे को भर सकता है, जबकि विवान इसे भरने के लिए 35 दिन लगता है। भी से विवान को लिखता हूँ और ये 35 दिन में, भी से विवान 35 दिन में, सार्थक 14 दिन में और लगते हैं। अली 12 दिन में भरे हुए रेत को गड्ढे को पूरी तरह खाली कर सकता है। ए फॉर अली है जो 12 दिन में ये खाली कर, माइनस का डिनोट किया क्योंकि वो खाली कर रहा है। अगर तीनों को एक साथ गड्ढे भरने के लिए लगा दिया जाए तो कितने दिन में गड्ढे भर सकते हैं, खाली गड्ढा है भर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ होता है जब इस तरह के डाटा आते हैं तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इनका एलसीएम कैसे लेना है। तो एलसीएम लेने का तरीका बताता हूँ कि आपको कैसे एलसीएम लेना होता है। पहले इनको ब्रेक कीजिए, कहेंगे सर ब्रेक मतलब होता है तोड़ना, इनको खंडित कर दिए। जैसे इसको लिख सकता हूँ क्या, 7 × 2, कहेंगे हाँ सर। इसको तोड़ेंगे तो कहेंगे 7 × 5, इसको तोड़ेंगे तो 3 × 4। अब इसमें वह बड़ी से बड़ी संख्या लीजिए जो सभी को काट दे। जैसे इसमें देखेंगे कि हमें ऐसी संख्या लेना हो जो सब संख्या में कॉमन हो, तो कहेंगे सर ये 7 है तो कहेंगे सर 7 यहाँ पे ले लीजिए। मैं यहाँ पे लेकर बता दूंगा, आपको क्लियरिटी हो जाएगा। इन दोनों में 7 है तो 7 ले लीजिए, इसमें 5 है तो 5 ले लीजिए। अगर मैं 4 को ले लेता हूँ, मतलब ऐसी सभी संख्या लीजिए कि सभी संख्याएं इसमें आ जाएं, उसी को एलसीएम बोलते हैं। तो हमने देखा कि 7 इसमें, 7 इसमें है तो 7 ले लिया, 5 इसमें है तो 5 इसमें, 4 को जैसे इसमें लिया तो 4 के अंदर 2 होता है, 2 भी आ गया, 3 छूटा है 3 यहाँ पे ले लिए। और जैसे इनका आपस में गुणा करेंगे वही उनका एलसीएम होगा। तो 7 × 5 = 35, 35 दूना के 70, 140 और 14 × 42, यानी कि इनका एलसीएम जो फाइनल आएगा 420 आएगा। कैसे लिया ध्यान समझिए, एक बार फिर से समझा देता हूँ ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाए। जब डाटा उटपटांग रहता है जैसे इस तरह, तो बच्चे लगाना बड़ी चीज़ नहीं है, इनका एलसीएम लेना यहाँ पे बड़ी चीज़ है कि यार बच्चे सोच कैसे पाएंगे कि इसका एलसीएम होगा। तो बच्चे ये वाला फॉर्मेट लगाएंगे सर 14, 35, ये जोड़ा बनाकर, आप समझते होंगे। 2 से भाग किया फिर इस तरह करते हैं, तो आपको पेपर में उतना समय नहीं है, आप डायरेक्ट तोड़िए। कहेंगे 7 इसमें है, 7 इसमें है तो कहेंगे 7 लिख लीजिए। 7 इसको तोड़िएगा तो मैं आपको दर्शा दे रहा हूँ, हालांकि प्रैक्टिस करेंगे तो माइंड में चीज़ें बन जाएंगी। तो 7 × 2 है, इसको कहेंगे सर ये बना है 7 × 5 से, ये बना है 4 × 3 से। तो हमें ऐसी संख्या लीजिए कि सब संख्या आ जाए, हमको ऐसी संख्या कॉमन लेना जो सब संख्या आ जाए। तो कहेंगे इसमें 7, इसमें 7 तो 7 ले लीजिए, इसमें 5 है तो 5 ले लीजिए। अगर मैं 4 को यहाँ से लेता हूँ तो क्या 4 के अंदर 2 आ जाएगा, कहेंगे 4 आप लेते हैं ना सर, तो 2 इसमें का आ गया, बचा 3, बचा 3। अगर ध्यान से गौर करके करेंगे तो सभी संख्याओं का देखिए वो संख्या आ गया है। 7 यहाँ से आ गया, 5 यहाँ से आ गया, 4 यहाँ लिया तो 4 के अंदर 2 आता है, 2 भी आ गया, 3 बचा था 3 आ गया। सभी का एलसीएम लिया, 7 × 5 = 35, 4 के 70, 140 और 14 × 42, यानी कि 420 आ गया। कहेंगे बिल्कुल सही, लोग भी कुछ होते हैं 420, लेकिन कोई बात नहीं, इनका एलसीएम आया 420। पारी पारा जब उनसे भाग करते हैं तो उनकी एफिशिएंसी क्षमता निकलता है। तो 14 से काटिएगा 14 × 42 30 बार में, 35 से इसको काटिएगा तो कितना, 35 से काटिएगा 12 बार में, अब 12 से काटिएगा 35 बार में। अब जैसे
हम इससे इससे भाग करते हैं तो क्या होता है, इनकी एफिशिएंसी क्षमता निकल के आती है कि एक दिन में वो कितने काम करेंगे। जैसे बोल सकता हूँ कि सार्थक जो है 14 घंटे में पूरा काम कर सकता है, तो एक दिन में 30 यूनिट काम करता होगा। यहाँ से ये टोटल 420 यूनिट काम कराना है। हमको पता है कि सर ये वाला जो है ना, ये वाला ये माइनस कर रहा है, यानी कि 30 12 जैसे काम करेंगे, 30 12 42। अब 42 में से जैसे 35 को मैं निकालूंगा तो बचेगा 7, और 7 से जैसे काटूंगा 7 6 42, यानी 60 डे, यानी 60 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। बहुत लोग को समझ नहीं आएगा कि मैंने कैसे डायरेक्ट लिख दिया। बहुत बच्चे तेज होंगे तो आप समझ गए होंगे मैंने कैसे लिखा। कहेंगे सर यहाँ पे जोड़ा 30 + 12, क्योंकि दोनों मिलकर काम करें। तीसरा खाली कर रहा है, इसीलिए इसमें से 35 माइनस किया तो मेरा फाइनल रिजल्ट जो आया वो आया 7, और 420 काम कराना था, और टोटल 30 ये 30 भरा, ये 12 भरा, तो 35, ऐसे समझिए, ये 30 तगड़ा माटी डाला, ये 12 तगड़ा, तो ये 35 तगड़ा बाहर निकाल दिया। तो भरा गड्ढे में कितना पड़ा, तो 7 तगड़ा। भरना कितना है, 720 तगड़ा, भाग कर देंगे, यानी 60 दिन में काम करेगा। दिन है तो दिन, घंटा है तो घंटा। आइए ऑप्शन देख लेते हैं किस में दिया है। फिर से कितने दिन लगेंगे, दिन ही दिया तो 60 दिन। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आएगा। मैं इसे हटा देता हूँ। इस तरह के क्वेश्चन में मैं अक्सर देखता हूँ कि प्रॉब्लम जो आती हैं वो एलसीएम लेने में ही आती हैं। तो आप प्रयास कीजिएगा कि जो संख्या है उनको खंडित कर दीजिएगा, और एलसीएम वो संख्या लीजिए जो सब में कॉमन, मतलब ऐसी संख्या चुनिए जो सब संख्या उसमें आ जाए। जैसे मैंने 7 ले लिया, 7 आ गया, 3 ले लिया, 5 ले लिया, 2 लिया, इस तरह संख्या लेकर आप एलसीएम निकाल सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या क्या है जो 15, 25 और 35 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित करने योग्य है। कह रहा है कि 4 अंकों की संख्या कौन है, तो चारों ऑप्शन में 4 अंक है। कहेंगे बिल्कुल सर। पहला स्टेप कह रहा है कि वो संख्या कौन सी है जो 15, 25 और 35 से प्रत्येक के द्वारा कट जाएगी। मैंने आपको सिंपल भाषा में समझा दिया, यही आपसे पूछना चाहता है। यानी कि कह रहा है वो संख्या 15, 25 और 35 तीनों से कट जाएगा। बहुत बच्चे कहेंगे कि चलिए 25 वाला कर देंगे, अंतिम के 3 अंक। तो जी इस तरह के पेपर में सबसे फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए। उससे पहले हम उनको उससे काटें जो इस संख्या में अभाज्य संख्या छुपी हुई है। ध्यान से देखिए, अगर इसको हम तोड़ेंगे, 35 से कटने का नियम क्या कहता है, जो संख्या 7 से कटे और 5 से कटे वही संख्या 35 से कटेगी। कहेंगे हाँ सर, तो 7 से कटने का मतलब आइए सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि जो इन तीनों से कटेगा वह संख्या बिल्कुल 7 से कटेगी। कहेंगे हाँ सर, बिल्कुल वो 7 से कटेगा। और 7 से काटने का नियम है कि 7 से 4 अंक है, तो आप बिल्कुल काट सकते हैं। मेरा बताने का यही उद्देश्य है कि जब भी इन ऐसी संख्या दे या कहे कि इनसे कौन सी संख्या कट रहा है, तो उन संख्या में ढूंढे कि कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो स्वयं से कटे और एक से कटे। तो हमने देखा सर 35 में एक अभाज्य संख्या मिला, 7 × 5 यानी 7। जो संख्या 7 से कटेगा वो 5 से कटेगा, वही 35 से कटेगा। तो अभाज्य संख्या 7 से चुनिए, तुरंत आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। अगर 5 की विभाज्यता का नियम देखेंगे तो सभी में इकाई अंक 5 है, तो 5 वाला तो फेल कर गया। आइए 7 का नियम चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए को चेक कीजिए। 7 से भाग करेंगे, 7 × 1 = 7, 2 बचा 29, 7 चौके 28, और 1 बचा 7 दूना के 14, 3 7 बचे 35। ऑप्शन नंबर ए देखिए जो दिया गया है 99 75 बिल्कुल कट जा रहा है। तो मैं क्वेश्चन कह सकता हूँ कि 99 75 सही है। लेकिन क्या 100% कह सकता हूँ, तो जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि आगे आंसर ऐसा भी हो सकता है कि 2 को कटे तब। लेकिन ये इतना तय है कि 50% मैं कह सकता हूँ कि आंसर ये हो सकता है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 33 75, यही ना था, 99 75, सॉरी माइंड में कुछ अलग चल रहा था। तो 99 75 इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी को चेक करें, 7 से ही काटें। मैं इस 7 से ही काट रहा हूँ, तो 7 से काटेगा, 7 × 1 = 7, 2 बचा 7 चौके 28, 1 बचा 7 × 1 = 7 बचा 5 55 हो गया, नहीं कटेगा। 7 से काटेंगे, 7 × 1 = 7, 7 चौके 28 कट गया, सी वाला भी नहीं कटेगा। 7 से काटेंगे, 7 × 1 = 7 दूना फिर 28 फिर 25 नहीं कटेगा। जी बिल्कुल मैं बता सकता हूं कि 7 से मात्र एक ही ऑप्शन कट रहा है, वो है 99 75, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। बहुत बच्चे ऐसे करेंगे सर 25 से काटें अंतिम के 2 अंक, तो 25 से बाबू काट के देखिए 75 75 25 25 चारों ऑप्शन कट जा रहे हैं, तो ये भी नियम फेल हो जाएगा। 15 का कहेगा 3 × 5, तो जी 3 से भी आप काट सकते हैं। जैसे यहाँ पे कटिएगा 3 × 5, तो संख्या 3 से भी कटें, देखिए संख्या 3 से कटेगा, 3 कटन 3 का 7 5 12, 3 से कटा, यानी संख्या 3 से भी कट जा रही है, 7 से भी कट जा रहा है, और ये
यानी कि दी गई संख्या से भी कटेगा, तो अतः 100% मैं कह सकता हूं कि क्वेश्चन का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन के पीछे बताने का मेरा बस एक ही उद्देश्य था, जब भी संख्याएं देगा कहेगा इनसे कौन सा कटेगा, तो सबसे पहले अभाज्य संख्या चुनिए और उसी से सभी को काटिए। अगर अभाज्य संख्या से कट जाता है तो बिल्कुल ज्यादातर वही आंसर होने का चांस होता है। मैं इसको हटा देता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर, स्थिर जल में रजनी 7.5 घंटे में 135 किलोमीटर नाव चला सकती है, जबकि वह धारा के विपरीत 4 घंटे में 48 किलोमीटर नाव चला सकती है, तो पानी की धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है। नाव नदी का शानदार क्वेश्चन, इस तरह के प्रश्न आपके पेपर में कई बार पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखिए, कह रहा स्थिर जल में रजनी जो है 7.5 घंटे में 135 किलोमीटर नाव चला सकती है। इससे मुझे नाव की चाल पता चल जाएगी। क्यों? क्योंकि पता कर दिया है कि 135 किलोमीटर जाती है 7.5 घंटे में, तो रजनी के नाव की चाल पता चल जाएगी। तो जी नाव की चाल निकाल लीजिए। कहेंगे सर नाव की चाल कैसे? कहेंगे सर 135 किलोमीटर रजनी गई है, 135, लेकिन कितने घंटे लगे? तो कह रहा है 7.5 घंटा। तो देखिए 7.5, यहाँ का पॉइंट हटाइए, ऊपर एक जीरो बना लीजिए, काटा कुटी करेंगे कुछ तो निकलेगा कि उसकी चाल कितना था नाव का। तो आप काट सकते हैं, 15 से काटिएगा, 15 पचे 75, 15 नामा 135, जीरो है 90 हो गया। अब 5 से इसको काट देंगे तो निकल के आएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है? तो कहेंगे सर ये नाव की चाल है। नाव की चाल कितना निकला? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इससे क्या होगा, अगली लाइन में बिल्कुल क्लियर कर दिया है, ध्यान से देखिए कि धारा के विपरीत 4 घंटे में 48 किलोमीटर नाव चला सकती है। धारा के विपरीत यानी प्रतिकूल चाल आपको निकलेगा। प्रतिकूल चाल क्या होता है? यानी नाव की चाल माइनस धारा की चाल। प्रतिकूल चाल उसे कहते हैं कि नाव की चाल में से धारा की चाल घटाइएगा तो प्रतिकूल चाल, यानी नाव की चाल में से धारा की चाल मैं घटाऊंगा तो जो चाल निकल रहा है, तो कह रहा है कि 48 किलोमीटर 4 घंटे में जा रही है। तो 4 से काट दीजिएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा ये निकल के आए उसकी प्रतिकूल चाल। ये प्रतिकूल चाल है। कहेंगे सर बिल्कुल। अब प्रतिकूल चाल हम जानते हैं, ध्यान से देखिए, स्टेप बाय स्टेप समझिए नहीं तो गलत हो जाएगा। 135 किलोमीटर 7.5 घंटा में नाव की चाल पता चला 18 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा है विपरीत यानी प्रतिकूल 48 किलोमीटर 4 घंटे में जाती है। अगर मैं इसको न लिखूं तो मैं इसे लिख सकता हूं क्या सर? ये प्रतिकूल है, प्रतिकूल चाल। प्रतिकूल चाल कितना है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और नाव की चाल दी 18 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हम धारा की चाल नहीं निकाल पाएंगे? क्यों नहीं निकाल पाएंगे? कहेंगे सर धारा की चाल निकालना बिल्कुल आसान, प्रतिकूल चाल ही तो होता है नाव की चाल माइनस धारा की चाल, यानी कि नाव की चाल में से जब धारा की चाल घटाएंगे यही प्रतिकूल चाल होगा। और यहाँ पे प्रतिकूल चाल दिया है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और नाव की चाल देखिए दे दिया है यहाँ पे 18। अब माइनस धारा की चाल, एक से क्या घटाएं कि 12 आ जाए, 18 में से क्या घटाएं कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाए। कहेंगे सर इसको ले आकर उधर माइनस कर दीजिए तो 1 से बराबर आ जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि धारा की चाल होगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ। बहुत लोग कहेगा सर माइनस में आएगा, तो मैं आपको बता दूं चाल कभी माइनस में नहीं आती। आप पीछे चलिए या आगे चलिए आपको प्लस में ही आएगा। तो ऐसा ना कि माइनस में आएगा तो सर चाल कभी भी माइनस में नहीं आती, ना दूरी आपकी कभी माइनस होती है। तो याद रखिए 18 में से 12 माइनस कर दीजिएगा तो 6 आएगा। या तो सोच सकते हैं 18 में से क्या घटाएं कि 12 आ जाए, तो 6, 18 में से 6 घटाएंगे तो 12 आ जाएगा। तो यानी कि x के जगह पर क्या रखे, धारा की जगह पर क्या रखे, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाव नदी का शानदार कंसेप्ट है, कई बार इससे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन आप बना सकते हैं। नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? आप तो कह रहा है कि इसमें 4 ऑप्शन दे दिया है, कह रहा है इसमें से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं, अर्थात परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। कैसे पता करेंगे? ऑप्शन में कई दिया है, तो इसका एक ट्रिक होता है, अगर जानते होंगे तो बेहतर है, नहीं तो सीख लीजिए। जिस संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 या विषम संख्या में 0 हो, विषम संख्या में 0 हो, वह संख्या कभी किसी का वर्ग नहीं हो सकता। इस संख्या का इकाई अंक देखना है। क्या देखना है? इकाई अंक। जिस संख्या का, कोई भी संख्या कितना भी बड़ा हो, अगर उसका इकाई अंक
2 हो या 3 हो या 7 हो या 8 हो या उसके अंतिम में विषम संख्या में 0 हो तो संख्या कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती, अर्थात पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। अगर ये जानते हैं तो आंसर चंद सेकंडों में दे देंगे। आइए ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा तो 20 163 इकाई अंक 3 आ रहा है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होगा? कहेंगे कदापि नहीं सर, क्योंकि लिखा है कि जिसके अंतिम में 3 होगा वो कभी किसी का वर्ग नहीं होगा। अगर ऑप्शन नंबर ए ही जब हो गया तो बाकी 3 को होगा। तो इस क्वेश्चन में आपसे गलत ही तो ढूंढना है कि कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसका इकाई अंक 3 बन रहा है। अब परफेक्ट स्क्वायर रूट का नियम कहता है कि जिसका इकाई अंक 2, 3, 7, 8 या विषम संख्या में 0 रहता है वो कभी किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं इसको हटा देता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है किसी खिलौने का अंकित मूल्य 2100 रुपये था, यानी मार्क प्राइस दे दिया है 2100 रुपये था। इस पर सेल के दौरान 2 उत्तरोत्तर छूट 20% और 15% दी गई तो खिलौने का बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिए। बिक्री मूल्य कैसे निकलता है सर? यानी एसपी, यानी आपके एमआरपी में से डिस्काउंट को घटाएंगे तो सेलिंग प्राइस निकल जाती है। वही तो पूछा है, एमआरपी अंकित मूल्य दे दिया 2100 रुपये, कहेंगे हाँ सर। ये रहा एमआरपी, कितना छूट देंगे तब इक्वल में सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। तो कह रहा है कि खिलौने का अंकित मूल्य 2100 है, 2 छूट देता है, एगो 20% एगो 15%। तो जैसे 20 का छूट दिया तो 100% होता है, 20 का छूट दिया तो दिया कितना 80/100, कहेंगे बिल्कुल सर। दूसर का 15 का छूट दिया तो 100 में से 15 घटाएंगे 85/100, कहेंगे बिल्कुल सर। ये एमआरपी हमने छूट दिया तब इधर एसपी निकल जाएगा। आपसे यही तो विक्रय मूल्य पूछा है, विक्रय मूल्य को बोलते हैं इंग्लिश में एसपी, यानी सेलिंग प्राइस। काटाकुटी करेंगे आंसर आ जाएगा 1 2 3 0 से 1 2 3 0 काट दीजिए, 5 से काटिएगा 17 बार में, 5 से काटिएगा 2 बार में, 2 से इसको काट दीजिए 4 बार में। आंसर के लिए बहुत ही इतना ही काफ़ी हो सकता है। 21 चौके 84 होता है और 84 का 17 में गुणा करेंगे 7 चौके 28, इकाई अंक 8 आना चाहिए। इकाई अंक 8 से एकमात्र ऑप्शन स्टार्ट है बी, तो 1428 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। हमको कैसे पता चला? हमने कहा सर ऐसे क्वेश्चन को पूरा क्या हल करें, इकाई अंक से पकड़िए ना, क्योंकि पेपर में आपके 4 ऑप्शन रहते हैं। तो हमने कहा कि काटा कुटी कर दिए सर, ऊपर बचा 21 × 4 × 17। आप चाहे तो 17 का मल्टीपल भी पढ़ सकते हैं, हालांकि 17 का पढ़ा आपको याद हो सकता है, मैं मानता हूँ। 17 चौके 68 कर सकते हैं, 86 17 8 100 करके 136, फिर 6 जोड़ेंगे 42 आ जाएगा। लेकिन ध्यान समझिए, ऐसे क्वेश्चन को प्रयास कीजिए कि इकाई अंक से कर लीजिए ताकि कैलकुलेशन से बचिए। जैसे 1 का 4 में गुणा कि 1 चौके 4, 4 7 28 को 8, यानी इकाई अंक 8 आएगा, 100% फिक्स है। तो 8 ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में? तो कहेंगे ऑप्शन नंबर बी में ही सर इकाई अंक 8 है, और किसी ऑप्शन में है ही नहीं। तो क्वेश्चन नंबर बी आंसर होना इसकी मजबूरी है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। मैं इसको हटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सोहेल ने 2250 रुपये में एक कारोबार आरंभ किया। सोहेल नाम का कोई लड़का है, 2250 रुपये लेकर धंधे में उतर जाता है, यानी कारोबार करता है। तो 2250 रुपये से कारोबार आरंभ किया, जबकि त्रिशला 3 माह बाद कुछ राशि निवेश की। त्रिशला कोई है, 3 महीने बीत जाते हैं तब कुछ राशि निवेश करती है उसी व्यापार में। 3 माह के बाद कुछ राशि का निवेश की। यदि 12 माह के अंत में, यानी कि 1 साल के अंत में बोल सकता हूँ, 12 माह के अंत में सोहेल के निवेश से सोहेल और त्रिशला ने लाभ को 25:24, यानी 25 और 24 के अनुपात में लाभ को बांटते हैं, तो त्रिशला ने कितना निवेश किया था? क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है। हालांकि क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिंपल से आप लगा सकते हैं। इसका सिंपल सा कंसेप्ट होता है साझा के अंदर कि आपको आपकी जो पूंजी होती है ना सर, पूंजी यानी पैसा कितने समय तक लगा रहा, यानी पूंजी का जब समय के साथ गुणा करते हैं, आपकी पूंजी कितने समय तक व्यापार में लगा रहा, यानी पूंजी गुणे समय, तब इधर जो निकलता है आपका लाभ निकलता है। कहेंगे हाँ सर, ये पूरा दुनिया का कंसेप्ट होता है बाबू। आपका पैसा कितने समय तक मार्केट में लगा रहा, आपको लाभ मिलेगा। ये पैसा समय घंटा हो सकता है, मिनट होता है, कई साल हो सकता है, यानी आपका पैसा व्यापार में या कोई धंधे में कितने समय तक लगाएं तब आपको बाद में आउटपुट में लाभ मिलता है। हालांकि 100% लाभ नहीं, कभी कभार हानि भी हो सकता है, लेकिन दुनिया का नियम है कि सारे व्यापारी जो होते हैं लाभ के लिए ही होते हैं, हानि तो हो जाती है, कोई चाहता नहीं है। यानी कि यहाँ से एक कंसेप्ट हमने सीखा कि पूंजी का समय में गुणा करेंगे तो लाभ मिल जाएगा।
बस इसी कंसेप्ट से क्वेश्चन लग जाएगा। सोहेल नाम का लड़का है तो यस से डिनोट कर दीजिए, टी फॉर त्रिशला है तो मैं टी से डिनोट कर देता हूँ। सोहेल कहता है कि 2250 रुपये में कारोबार पैसा लेकर उतरा हूँ व्यापार में, यानी सोहेल 2250 रुपये लेकर निकला है। लेकिन ये तो 12 महीना तक अपनी पूंजी लगाया रहा, क्योंकि यही स्टार्ट किया सोहेल, ये यस से सोहेल है। 12 महीने के अंत में लाभ बांटा गया, यानी कि इसका पूंजी 12 महीने तक लगा रहा। लेकिन त्रिशला आती है और ये कितने पैसा लेकर आती है पता नहीं, तो पूरे पैसे को मैं मान लेता हूँ 100 रुपया। लेकिन ये कह रहा है कि 3 महीने बाद आती है, तो 1 साल के अंत में लाभ बांटा जाता है, 1 साल में 3 महीने बाद आती है, यानी कि पूंजी में कितने समय तक, यानी कि इसका पैसा व्यापार में कितने महीने लगा रहा, 3 महीने बाद आती है 1 साल के अंदर, तो 12 में से 3 घटाएंगे तो कहेंगे ये पूंजी में सर 9 महीना सिर्फ लगी रही। कैसे? क्योंकि 3 महीने बाद आती है और 1 साल के बाद लाभ बांटा जाता है, तो इसकी पूंजी 9 महीने लगा रहा। पूंजी गुणे समय, तब इधर लाभ जो होता है यानी कि त्रिशला इक्वल में यहाँ पे सार्थक और त्रिशला के बीच जो लाभ का अनुपात है वो 25:24 में बांट दिया जाता है। अगर ये चीज़ें समझ जाते हैं तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बिल्कुल आंसर आ गया। ध्यान से देखिए, आप काटापीटी भी कर सकते हैं, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। ये रेशियो जो होता है एक तरफ से भाग होता है, क्या होता है? रेशियो एक तरफ से भाग होता है, तो आप इसको ऐसे लिखने का प्रयास कीजिए 2250 × 12, और इसको ये अनुपात है तो भाग कर दीजिए, तो लिख सकते हैं 9 × x कर दीजिए, या x × 9 करेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इक्वल है तो इक्वल, इसको कर दीजिए 25/24। यहाँ पे x का मान निकाल दीजिएगा, वही आपका आंसर है। इसको मैंने जिस तरह इन दोनों को भाग में किया इसी तरह इसको भी भाग में कर दिया, ये इक्वल है तो इक्वल। काटाकुटी करेंगे आंसर आ जाएगा। देखिए काट देते हैं, 5 से काटिएगा 25 से काटिएगा 25 9 225 90 बार में, और 9 से इसको काट देंगे 9 10 में 90 10 बार में। अब तो कोई कट नहीं रहा है, अब डायरेक्ट गुणा करने के, तो 12 चौके 48 को 8 होगा, हासिल 4, 12 दूना के 24, 4 28 और 1 0 यहाँ का, और यही x का डायरेक्ट मान निकल जाएगा, यानी 2880 रुपये। ऑप्शन देखिएगा 2880 रुपया ऑप्शन नंबर सी में दिया है, अर्थात त्रिशला व्यापार में 2880 रुपये के साथ आई थी 3 महीने के बाद। तो यही आपके क्वेश्चन में था, हालांकि क्वेश्चन में कुछ था नहीं, मैं हट जा रहा हूँ। एक बार फिर से समझा देता हूँ, ध्यान से समझिए। यहाँ पे सार्थक और त्रिशला, सार्थक 2250 रुपये के साथ व्यापार में स्टार्ट करता है, लेकिन कुछ महीने बाद त्रिशला कुछ पैसा लेकर आती है, 3 महीने बाद आती है, तो 1 साल का लाभ पूरा व्यापार होता है, 3 महीने बाद आती है, तो सिंपल सी बात है 9 महीने तक व्यापार में उसकी पूंजी लगी रही, और ये पूरे 12 महीने लगा रहा। पूंजी इंटू समय बराबर लाभ होता है, लाभ इनके 25-24 के अनुपात में, मैंने इसे भाग के रूप में लिख दिया। अगर आप बहुत फास्ट चाहते हैं तो यहीं पे कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, मैंने इसको और इस तरह लिखा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कैलकुलेट किया तो पता चला कि जो त्रिशला था उसको त्रिशले जो थी वो 2880 रुपये व्यापार में लेकर आई थी। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। मैं इसको हटा देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है, कह रहा है जितेंद्र और उमर द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत 70 है, उमर और श्यामल द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत 56 है, जबकि श्यामल और जितेंद्र द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत 78 है। जितेंद्र, उमर और श्यामल द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत क्या है? शानदार क्वेश्चन। वीडियो पॉज कीजिए और इसको हल कीजिए और आंसर कमेंट कीजिए क्या होगा। ऑप्शन दिया है 67, 68, 69, 69.5 यानी 69.5। इस क्वेश्चन को मैं आपको बता दूं कि लगभग 3 से 4 तरीके से बनाया जा सकता है। इस क्वेश्चन को लगभग 3 से 4 तरीके से बनाया जा सकता है। बेसिक तरीका फर्स्ट होता है, बाकी और भी ऐसे तरीके हैं, लेकिन सबसे शॉर्टकट मेथड बताऊंगा कि इस तरह के दो का पेयर करके देगा कि इनका औसत इनका, इन दोनों का औसत इतना, इन दोनों का औसत, इन दोनों का औसत, तो तीनों को ओवरऑल औसत कैसे निकालेंगे, एक लाइन में निकालेगा बिल्कुल आंसर। आइए बताते हैं, क्योंकि इस तरह का प्रश्न इसमें ही नहीं, दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ बाबू, इस तरह के क्वेश्चन पूछा गया है। और ये क्वेश्चन मैं इसलिए ले आऊँ कि ये एक बार यूपी पुलिस पूछ चुका है, तो यूपी पुलिस का ये PYQ क्वेश्चन है, तो मैं करा रहा हूँ। ध्यान से देखिए, पहले जितेंद्र, उमर, यानी कि आप ध्यान से देखिएगा तो कुल मिला जुला के 3 लोगों का जिक्र है, इन्हीं का दोनों का पेयर बना के कर रहा है। कौन कौन? तो ध्यान देखिए, जितेंद्र, उमर, जे से जितेंद्र लिखता हूँ प्लस यू से उमर, यानी जितेंद्र और उमर, इनका औसत क्या है, मैं पूरा डिटेल नहीं आपको शॉर्टकट बताऊंगा, एक बार सीख लेंगे, कभी भी दोबारा आएगा यू एक लाइन में आप आंसर दे पाएंगे। देखिए
जितेंद्र उम्र का औसत आयु कितना है 70, तो डायरेक्ट 70 लिखिए। हालांकि ये दो लोग हैं, इनमें 2 से गुणा तो इनका योग आ जाता है 140। मैं योग नहीं निकाल रहा हूँ, मुझे औसत ही पूछा है, औसत देकर औसत पूछा है, इसलिए मैं डायरेक्ट औसत पे ही काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखा है जितेंद्र और उ से उम्र का योग 70 है, यानी कि औसत स्कोर 70 है। फिर कह रहा है उमर और श्यामल का औसत स्कोर 56 है, तो 56 लिख लीजिए। श्यामल और जितेंद्र, श्यामल प्लस जितेंद्र का औसत उम्र कितना 78 है। ओवरऑल फिर कह रहा है इन्हीं तीनों का औसत क्या है। तो ऐसा ना कीजिएगा, यहाँ 2 से गुणा इनका, 2 से गुणा इनका, सभी को जोड़ें, फिर सभी में से घटाएं, कैलकुलेट हार्ड बनेगा। अब पेपर में मैं आपको डिटेल यहाँ से बता देता हूँ, दोबारा आएगा तो डायरेक्ट माइंड में ही जोड़ के आंसर निकालेंगे। क्या करना है, इनके सभी औसतों को बस जोड़िए, औसत को जोड़िए। कहेंगे 8 6 14 को 4 हो जाएगा सर, 7 7 14 5 19 1 हासिल 20 204। इसमें क्या करना है, टोटल कितने लोगों का ये औसत है। कहेंगे सर ये दू को कह के आपको बेवकूफ़ बना रहा है, टोटल 3 लोग हैं, तो बस 3 से इसमें भाग कर दीजिए। क्योंकि देखिएगा यहाँ से जो भी है, नाम भी बुला रहा है, जितेंद्र उमर और क्या क्या था, जितेंद्र उमर और श्यामल, जितेंद्र उमर और श्यामल, यानी 3 ही लोग का, इसी को इधर उधर करके बेवकूफ़ बना रहा है। तो लोग कितने से थे, सिर्फ कहेंगे 3 लोग, तो जो औसत आया बाबू इसमें बस 3 से भाग कर दीजिए, वही तीनों का औसत निकल जाएगा। तो जैसे भाग करेंगे 3 से, तो कहेंगे सर 3 छक्का 18, 2 बचा 3 बटे 24, यानी तीनों का एवरेज जो मिलाकर है वो 68 है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, तो जितेंद्र उमर और श्यामल द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत क्या है। तो कहेंगे सर जितेंद्र उमर और श्यामल द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत 68 है। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आएगा। पेपर में क्या ऐसे लिखेंगे, मैं तो आपको समझाने के लिए कहा हूँ जी नहीं, तीनों को ऐड करेंगे, कितने लोग हैं, कहेंगे सर टोटल 3 लोग हैं, बेवकूफ़ बना रहे, 2 2 का पेयर करके 3 से भाग कर दीजिएगा, इनके औसत में ही 3 से भाग कीजिएगा, वो तीनों का एवरेज निकल जाएगा। 68 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। मैं इसको हटा देता हूं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन देके पॉज मत कीजिएगा, पहले एक बार पढ़िए, क्वेश्चन आसान है। एक बार आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा, उत्तर प्रदेश पुलिस का एक समय ट्रेंडिंग प्रश्न था बाबू। जब कम बैक करेगा ना तो बहुत बच्चे इसे छोड़ देंगे, तो कंसेप्ट को समझ लीजिए। एक बार कंसेप्ट को समझ लेंगे, दोबारा कभी आएगा तो आप यूं ही उड़ा देंगे। क्वेश्चन अपना ऐसे विराट रूप में लिखा गया कि देख कर लड़का पढ़ेगा नहीं, स्किप कर देगा कि मैं ऐसे क्वेश्चन नहीं बना पाऊंगा जी। एक बार कंसेप्ट समझ जाएंगे, बिल्कुल कह रहा हूँ 100% आप बना सकते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से पढ़िए। एक जहाज में किनारे से 20 किलोमीटर दूर पर रिसाव शुरू हो जाता है। रिसाव के बावजूद जहाज किनारे की ओर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ने में सक्षम है। जहाज केवल 23 मिनट तक ही जल प्लावित रह सकता है। यदि किनारे से एक बचाव नौका को जहाज की ओर भेजा जाता है और जहाज के चालक दल और यात्रियों को निकालने में 8 मिनट लगते हैं, तो बचाव नौका की न्यूनतम गति क्या होनी चाहिए जिससे लोगों को सफलतापूर्वक बचाया जा सकता है। जी बिल्कुल, आपको बचाना है, किस स्पीड से लेकर जाएंगे। क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ कि कहना क्या चाह रहा है। एक कह रहा है कि नाव स्थल से यानी जमीन से 20 किलोमीटर दूरी पर है और उस जहाज में रिसाव हो गया, यानी कि छेद हो गया है, पानी भर रहा है, लेकिन फिर भी वो जहाज में जिसमें पानी भर रहा है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलने में सक्षम है और वो जहाज सिर्फ 23 मिनट ही चल सकती है। कितने मिनट, 23 मिनट। और एक नौका जो है दूसरी जहाज उसको बचाने के लिए आ रहा है, यानी कि उसकी चाल हम क्या है पता नहीं, लेकिन एक स्पीड से आ रहा है उसको बचाने के लिए, और जिसमें छेद है वो नाव जो है सिर्फ 23 मिनट ही चल सकती है। और कह रहा है कि उसमें जो यात्री हैं उसको अपने में बैठाने में 8 मिनट लगेंगे, यानी बीच का जो 23 मिनट जो नाव चलेगी 8 मिनट उसका उसमें चला जाएगा कि यात्री यहाँ का निकाल के इस नाव पे चढ़ाएं, 8 मिनट वहाँ पे चला जाएगा। तो कह रहा है कि जो नाव बचाने जा रहा है उसकी स्पीड हम अधिकतम यानी कम से कम न्यूनतम पूछा है क्या रखें ताकि लोगों को सफलतापूर्वक बचाकर और 23 मिनट के भीतर हम स्थल मार्ग पे पहुंचा दें। यही क्वेश्चन का कंसेप्ट है। क्वेश्चन में बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हल कर दिया है अपने बात बात में ही, बस कंसेप्ट को समझिए आंसर आएगा। आइए बताते हैं कैसे इसको लगाते हैं। पहले आपको समझना है कि टोटल दूरी यानी कि स्थल से कितने किलोमीटर दूरी पर यह रिसाव शुरू होता है। तो कहेंगे सर 20 किलोमीटर। जी बिल्कुल, 20 किलोमीटर की दूरी। कहेंगे हाँ सर, यहाँ तक तो हमके समझ में आया कि 20 किलोमीटर दूरी पर यह रिसाव स्टार्ट होता है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है
कि जहाज की जिसमें रिसा हुआ है उसकी स्पीड क्या है, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी जिसमें रिसा हुआ है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा। कहेंगे हाँ सर बिल्कुल। अब क्वेश्चन में और कह रहा है कि जिसमें रिसा हो वो जहाज 23 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, यानी कि 23 मिनट चलने में सक्षम है, यानी कि जो इसमें रिसा हुआ था उस जहाज सिर्फ 23 मिनट ही चल सकती है, 23 मिनट। यहाँ तक भी क्लियर है। फिर क्वेश्चन कर रहा है एक नौका जो है दूसरी उसी की तरफ आ रही है, यानी कि एक नाव इधर आ रही है, इसको बचाने के लिए ऐसे ऐसे लोग जा रहे हैं, ऐसे ऐसे, यानी विपरीत में जा रहे हैं। अब बचाने के लिए जा रही है और चालक दल और यात्रियों को निकालने में 8 मिनट लगते हैं। लो लीजिए 23 मिनट का समय बचाना है उसमें, इसमें का 8 मिनट उनको निकालने में लग जाता है, यानी 8 मिनट निकालने में लग रहा है। 8 मिनट का है तो 8 मिनट उस जहाज में से इस जहाज में लोगों को निकालने में लगा, 8 मिनट निकालने में लगा। तो हम देख रहे हैं कि 23 मिनट का समय था, 8 मिनट निकालने में लगा, तो हमारे पास समय कितना मिला, तो 23 में से 8 कहेंगे सर ओवरऑल हमको 15 मिनट का समय मिला। ओवरऑल कितना मिला, 15 मिनट का समय मिला। अगर यहाँ पे समझ जाते हैं तो आंसर हल। ये बताइए विपरीत दिशा में चाल को क्या करते हैं, विपरीत दिशा में चाल हमेशा जुड़ जाती हैं। तो मान लेते हैं, ध्यान से देखिए कि जो जिसमें रिसा हुआ है उसकी चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो बचाने आ रही उसकी चाल पता नहीं, उसको चाल मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। कहेंगे हाँ सर, दोनों को चाल को जोड़ेंगे, आई दोनों 23 मिनट से की स्पीड से वो आ रही है, और ये जैसे जाएगा तो 8 मिनट यात्रियों को निकालने में लगेगा, तो 23 में से 8 घटा देंगे, ओवरऑल ये दोनों मिलकर सिर्फ 15 मिनट चलेंगे, क्योंकि 15 मिनट तो यानी कि 23 में से 8 घटाए 15 मिनट, यानी कि 15 मिनट में ये नाव इधर से ये नाव इधर से दोनों आ रहे हैं तो दोनों का चाल जुड़ जाएगा। 23 में से 8 घटा दिया, यानी कि इनके पास सिर्फ 15 मिनट बचा है, यानी कि दोनों का चाल जोड़ के 15 मिनट में इनको ओवरऑल 20 किलोमीटर की दूरी तय करना है। इतने की चाल से इतने मिनट में 20 किलोमीटर की दूरी तय करना है। ये मिनट है, घंटा में बदलने के लिए 60 कर लीजिए। यहाँ पे जो x का मान आएगा वही x क्या है, दूसरी नाव की चाल हो जाएगी। तो आइए काटाकुटी करेंगे, आंसर कैलकुलेशन कर देंगे। 15 चौके 60, तिरछा गुणा करेंगे तो 20 चौके 80, यानी कि 12 प्लस x बराबर 4 का 20 में गुणा करेंगे 20 चौके 80, आप 12 उधर ले जाके माइनस करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 68, यानी कि x जो क्या है, तो x सर जो नौका बचाने के लिए आ रहा था उसकी चाल है 68 किलोमीटर प्रति घंटा। आइए ऑप्शन देख लें। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि ये हार्ड है, फिर से समझ लीजिए, कंसेप्ट बहुत शानदार है। 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि सॉरी जमीन से 20 किलोमीटर की दूरी पर ये रिसाव होता है, 20 किलोमीटर, और ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जिसमें रिसाव वो नाव चल सकती है, और 23 मिनट सिर्फ चल सकती है। कहते 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलेगी, लेकिन सिर्फ 12 मिनट ही चल सकती है। उधर से जहाज इन्फॉर्मेशन पाता है और वो आता है जहाज, और जहाज की जो चाल है पता नहीं, लेकिन वो कहता है कि यात्रियों को मुझे निकाल कर अपने नाव में रखने में 8 मिनट लगेंगे, आज सिर्फ 23 मिनट नाव चल सकती है, तो 23 में से 8 घटाएंगे तो ओवरऑल सिर्फ 15 मिनट में लोगों को बचाना है। 15 मिनट में अगर 15 मिनट में लोग को बचाना है तो विपरीत में चालों को जुड़ देते हैं, तो यानी 12 ये जिसमें रेसा हुआ उसकी चाल, एक्स क्या है जो बचाने जा रहा है, टोटल 15 मिनट में जाना है, कितना दूरी, तो कहेंगे सर 20 किलोमीटर। ये किलोमीटर तो ये मिनट था तो घंटा बदलने के 60 से गुणा, 15 चौके 60, हम इधर किया 80 हो गया, 12 उधर ले जाके माइनस किया, एक्स का मान 68 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। इसी पर मैं एक क्वेश्चन और आपसे लिया हूँ ताकि ऐसे कॉन्सेप्ट को आपको बेहतर सिखा सकूँ। मैं इसको हटा देता हूँ। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऐसा एक क्वेश्चन और आगे आपके मॉक टेस्ट में आएगा, बनाने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दी गई भिन्नों में से कौन सी भिन्न 13/19 के बराबर नहीं है। शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से ना समझिएगा तो आंसर गलत हो जाएगा। कह रहा है कि 13/19 के बराबर कौन सी ऐसी भिन्न है जो नहीं है, तो इससे तुलना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। जैसे 13/19 है तो लिख लीजिए। आइए इसके कह रहा है बराबर कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन रख के पारी पारा चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 उठाएगा तो कह रहा है 39 और 57, इसका 3 गुना इसका 3 गुना, ये इसके बराबर है, तो ऑप्शन नंबर ए सर्टिफाइड कर गया। हमें आंसर चाहिए कौन सा सर्टिफाइड नहीं कर रहा है, यानी कौन सा उसके बराबर नहीं है। ऑप्शन में देखिए पड़ा है कौन नहीं है, तो ये तो वाला पहला वाला ऑप्शन तो हो जा रहा है, कौन नहीं है वो आंसर देना है। बी वाला को उठाएंगे तो कहेंगे 91 बटे है 133,
13 7 91, 19 7 133, यह भी इसके बराबर है, इसको भी हटा देंगे। तीसरा ऑप्शन रखेंगे 195 और रखेंगे 247, 247। 13 से काटेंगे तो 13 एक कम 13, 6 13 5 65, इसका 15 गुना, तो इसका भी 15 गुना होना चाहिए क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो देखिए 9 5 45 को 5, इकाई अंक 5 आना चाहिए, ये 47 है। यही भिन्न जो है 13/19 के बराबर नहीं है, अतः ऑप्शन नंबर सी 195/247 जो है 195/247 यही जो है 13/19 के बराबर नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसका अगर 15 गुना है तो यह भी 15 गुना होना चाहिए, इसे को कहते हैं बराबर। यह भी क्वेश्चन पूछा गया यूपी पुलिस में, हालांकि क्वेश्चन में कुछ था नहीं, कन्फ्यूजन में लोग इसे भी गलत कर देते हैं, तो आपको गलत नहीं करना है। मैं इसको हटाता हूं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुविक को 198 रुपये में एक वस्तु को बेचने से 12% की हानि हुई, 8% का लाभ कमाने के लिए उसे कीमत को कितना बढ़ाना चाहिए। यानी दूसरा सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा तो इस सेलिंग प्राइस में से उस सेलिंग प्राइस को घटा देंगे, पता चल जाएगा कितना बढ़ाकर बेचा था। तो ऐसे क्वेश्चन को एसपी कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस, आइए बताते हैं। सुविक ने 198 रुपये में एक वस्तु को बेचा, कितने में सेल किया, कहेंगे सर 198 रुपये में। आपको लिखना है कि जब 198 रुपये में वस्तु बिका तो कितने लाभ आने हुआ उसके नीचे लिखिए। तो कह रहा है 12% की हानि हुई, यानी मैं बोल सकता हूँ कि सर ये जो 198 ना ये 88% का माने, ये जो 198 88% में, क्योंकि 12% की हानि होता है। और कितना लाभ चाहिए गुणा में करके लिख लीजिए। तो कह रहे 8% का लाभ कमाने के लिए, यानी 8% का, तो 100 में जोड़ लीजिए 108। यहाँ पे सेलिंग प्राइस फर्स्ट निकल के आएगा कि सेलिंग प्राइस यानी कितने का बेचेगा। पहले का बेचे 198, सॉरी ये सेलिंग प्राइस 2 आ जाएगा, यानी किसी वस्तु को 2 बार बेची जाए वो वाला कंसेप्ट लिखता है। यहाँ पे सेलिंग प्राइस दूसरा आ जाएगा। पहला को 198 रुपया में बेचा तो 12% का नुकसान यानी 88 पर, कह रहा है उसे 8% का लाभ में बेचेंगे तो कितना, तो यानी 108 का मान निकाल दीजिए। काटा कुटी करेंगे आंसर आ जाएगा। देखिए 11 से काट सकते हैं, हालांकि 22 से भी कटेगा। 11 से काटेंगे 11/88, 11 से काटेंगे 11 कम 11, 11/88। 8 से देखिए ये कट रहा है, नहीं कट, 4 से काटिए 4 दूना के 8, 4 से काटेंगे 4 दूना के 8, 4 7 28। 2 से काटिएगा 9 बार में, और 27 का 9 में गुणा करेंगे तो एसपी निकल के आएगा। पहले तो था 198 रुपया, पहले 198 रुपया में बेचता था, अब कितना में बेच रहा है, तो कहेंगे पहले 198 बेचता था, 9 7 63 को 3 हो गया, 9 दूना 18, 18 में 6 जोड़ेगा तो 24 हो जाएगा। यानी पहले 198 रुपये में बेचता था, अब कितना में बेच रहा है, आप बेच रहा है 243 रुपया लेकर 8% लाभ पर। तो इसी का अंतर तो पूछा है, कितना बढ़ाकर बेचेगा कि 8% का फायदा होगा। तो इसमें से घटा लीजिए 198, तो जैसे घटाएंगे 13 में से 8 5 हो जाएगा, 13 में से 9 4 जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 45 रुपया उसको और बढ़ाकर बेचेगा ताकि 8% का उसे फायदा हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यह भी आपको समझ में आया होगा। मैं इसको हटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक खिलौने को 13% हानि और 11% लाभ का विक्रय मूल्य का अंतर 108 है। विक्रय मूल्य का अंतर ही लाभ या कम या अधिक होता है, उसी को अंतर दे दिया है। अंतर 108 है। यदि प्राप्त लाभ 12% का हो तो खिलौने का विक्रय मूल्य क्या है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन आप बना सकते हैं। पहले इतना का हानि हुआ, फिर 11% का लाभ हुआ, तो उनका अंतर 108 है। वहाँ से मुझे सीपी मिलेगा, और सीपी पर किसी वस्तु को 12% का लाभ पर बेच दूंगा तो एसपी निकल जाएगा। एक ही लाइन में आप बनाना चाहेंगे तो बना सकते हैं। कैसे बताता हूँ। पहले कितना कम या अधिक है विक्रय मूल्य का अंतर, तो कहेंगे सर 108, 108 गुणे में लिख लीजिए 100। नीचे आपको क्या लिखना है, अगर लाभ लाभ रहेगा तो घटाकर, हानि हानि रहेगा तो घटाकर, लाभ हानि रहेगा तो जोड़ कर लिखना है। तो क्वेश्चन में कह रहा है 13% की हानि और 11% का लाभ, तो दोनों को जोड़ दीजिए। 13 11 जोड़ेगा तो 24 आ जाएगा, ये आपका निकलेगा सीपी। कहेंगे हाँ सर। कम या अधिक 108, 100% के लिए 24 रुपये हम लगा, यानी इसी का परसेंटेज एक तरफ से हटाते हैं तो 100 लग जाता है। ये हमारा सीपी निकला। अब इस पे कह रहा है कि मुझे 12% का लाभ चाहिए, यानी कि आप डायरेक्ट जैसे गुणे में 112/100 लिखेंगे ना, अब ये सीपी ना रह के अब ये एसपी हो जाएगा। बस कैलकुलेट करेंगे आंसर। अगर यहाँ तक कैलकुलेट करेंगे तो हमारा सीपी आता, फिर उसका 112 करते तो भी आंसर आता। इसीलिए मैंने एक लाइन में सजा दिया ताकि कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाए। 100 से 100 कैंसिल कर दीजिए, 4 से काटिए, 4 दूना के 8, 4 7 28, 4 6 के 24, और कटेगा 3 से काटिए, 3 दूना के 6, 3 से काटिए, 3 9 27,
2 से काट देंगे 56 बार में, गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा 9 छके 54 को 4, इकाई अंक 4। इकाई अंक 4 में देखिएगा 2 ऑप्शन है, कौन सा आएगा ये पूरा गुणा करना पड़ेगा। 9 छके 54 को 4 हो जाएगा, 9 पचे 45, 4 49, यानी कि गलत है क्या, 1 मिनट, 9 छके 54 को 4 हासिल 5, 9 पचे 45, 5 50 होगा, नहीं सही है, 504 होगा, यानी एसपी जो निकल के आएगा वो 504 रुपये होगा। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। लाभ हानि के अंदर इस तरह के प्रश्न जनरली आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर देते होंगे तो इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिल जाते होंगे, लेकिन जितना फास्ट कैलकुलेशन सीखिएगा उतना आसान से कर पाएंगे। कंसेप्ट तो इसका यही है, कितना कम याद, इसके लाइन कंसेप्ट बोलते हैं। मैं इसको इसी चैनल पे, मैथ मुखिया चैनल पे प्रॉफिट लॉस कंप्लीट पढ़ा दिया हूँ, वहाँ पे अगर जाएंगे तो मैंने इस तरह के कंसेप्टों को और बेहतर तरीके से सिखा दिया हूँ। तो इस फाइनल इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 504। आइए मैं इसको हटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी संख्या का 45% अगर 135 है तो संख्या क्या है। एक लाइन का क्वेश्चन, पढ़ते ही खत्म हो गया, तो आप भी ऐसे लिखिए और ख़त्म कर दीजिए तुरंत। किसी संख्या का 45, कोई संख्या है नहीं पता, संख्या मान लेते भैया 1 है, इसका 45%, यानी इस संख्या का जब 45% मैं निकाल रहा हूँ, इस संख्या का 45 तब कितना आ रहा है, 135 आ रहा है। तो कह रहा है ये संख्या क्या है, 45 का ही 3 गुना है, 3 का तिरछा गुणा करते हैं तो x का मान डायरेक्ट निकल के आएगा 300, यानी वो संख्या जो थी सर 300 थी, 300 का 45% निकालेंगे आ जाएगा 135। तो संख्या ही पूछा था, संख्या कितनी थी, तो 300। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी है, तो ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का सही जवाब होगा। मैं इसको हटा देता हूँ, थोड़ा फास्ट चलते हैं। मैं सोचता हूँ कि एक मॉक टेस्ट में आपको कई कंसेप्टों को सिखा सकूँ, इसीलिए कम समय में ज़्यादा देने का प्रयास करता हूँ। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कप का एक सेट जब 720 रुपये की कीमत पर बेचा गया तो 20% का नुकसान हुआ, 5% का लाभ लेने के लिए सेट को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। जिस तरह पहला क्वेश्चन करा है लाभ हानि का, सेम उसी तरीका है, बना सकते हैं। 720 रुपये की चीज़ें जब बेचता है, 720 रुपये का चीज़ें जब बेचता है तो 20% का नुकसान होता है, यानी कि 80% का मान है। कहेंगे हाँ सर 80% का मान है, 5% का लाभ चाहिए, यानी कि 105% का मान आपसे पूछा है। ये परसेंट से ये परसेंट काट देते हैं, इसीलिए परसेंटेज को हम लोग नहीं दर्शाते हैं जनरली। हाँ, 5% का लाभ लेने के लिए सेट को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए, कैलकुलेट कर देते हैं। 1 0 से 1 0, 8 से काटे 8 9 72, गुणा करेंगे तो 905 9 45, 945 रुपये में बेचना चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं, 945। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आएगा। मैं इसको हटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 750 रुपये की कीमत अंकित वाली पतलून छूट के दौरान 660 रुपये में बेची गई, इसमें कितने % की छूट दी गई। यानी एमआरपी और एसपी का आप रेशियो ले सकते हैं और छूट निकाल सकते हैं कि कितने के बेची गया, वही आपसे पूछा गया है। तो एमआरपी जो एमपी है मार्क प्राइस, वो लिखा है 750 रुपया, और जो एसपी है कितने में सेल कर दिया गया, तो हमेशा एमआरपी पर छूट देता है, तो एमआरपी लिखा था इतना, लेकिन बेचा कितने का, तो 660 रुपये में बेच देता है। 750 रुपये की 660 में बेच देता है, कितने का छूट, यही आपसे पूछा है। जब भी इस तरह का अंतर लेकर भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के एमपी एसपी का रेशियो लेंगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाता है। 1 0 से 1 0 काट दीजिए, काटेगा आप कहेंगे 3 से काटिए, 3 से काटिएगा 25 बार में, 3 से काटिएगा 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, 22 बार में। 25 का चीज़ 22 में दिया, 2 रुपये का छूट दिया, 3 रुपया ना हुआ। 22 का चीज़ 23 में दिया तो 3 रुपये का छूट, प्रतिशत के लिए 100। कितने पर, तो छूट हमेशा एमआरपी पे दिया जाता है, एमपी पे। जिस तरह पूरा लाभ हानि सीपी पर होता है, उसी तरह छूट हमेशा एमआरपी पे दिया जाता है। एमआरपी कितना, 25। 25 से काटिएगा 4 बार में, 4 का 3 में गुणा करेंगे, 4 3 12, यानी कि 12% की छूट होगी। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा हो, कह रहा है कि एक राशि को जब वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया जाता है तो 2 साल बाद परिपक्व होने पर निवेशित राशि का 1.21 गुना हो जाती है, तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है। जब भी गुना वाले प्रश्न में आपसे रेट पूछे तो हमेशा 2 चीज़ का रेशियो बनाए, एक तरफ मूलधन का और एक तरफ मिश्रधन का। जिस तरफ हमको ऐसे बनाना है, एक तरफ मूलधन का अनुपात बना लेना है और एक तरफ मिश्रधन अर्थात अमाउंट का, मिश्रधन का अनुपात।
जब भी गुना वाला प्रश्न है तो मूलधन को अपने आप को हमेशा 1 रुपया मानिएगा कि 1 रुपया था और 2 साल के बाद कितना गुना हो जाता है, तो 1.21 गुना हो जाता है। यहाँ तक आप समझते हैं? कहेंगे हाँ सर। यहाँ पे 1 मान लीजिए, जैसे 2 स्थान से दशमलव इसका हटाइएगा ना तो 2 जीरो इधर लगता है। एक तरफ से समझिए ये भाग है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ ऐसे तो कहेंगे सर 2 स्थान पे दशमलव लगाएंगे तो दो को जीरो ऊपर लगेगा और ऊपर से दशमलव हटाएंगे तो नीचे। सेम वही प्रक्रिया मैंने कहा, ये 2 स्थान से दशमलव तो इधर हटाए, 2 जीरो इधर। आपसे रेट पूछा था कितने साल का में 1.2 गुना हो जाता है, तो क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन में देखिए लिखा है 2 वर्षों में कि तो 2 साल बाद परिपक्व होने पर इतना, 2 साल तो समय 2 साल दिया है, तो अब इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। अगर 3 रहता तो क्यूब रूट निकालते, 4 रहता तो फोर्थ रूट निकालते, तो समय 2 साल था इसलिए रूट निकालेंगे। ये कितने का स्क्वायर होता है, तो 10 का। इसका वर्गमूल बोलिए, कहेंगे सर 11 का। 10 से 11 हो गया, एक बढ़ा प्रतिशत के लिए 100, अब कितने पर, तो कहेंगे 10 पे ना बढ़ा सर, क्योंकि बढ़ता है मूलधन पे, तो लिखिए 10। और 10 से 100 को काटेंगे 10%, यानी कि जो ब्याज की दर रही होगी वह 10% रहा होगा और 1 रुपया 1.21 गुना हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ यह भी आपको समझ में आया होगा। मैं इसको हटा देता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सरलीकरण का शानदार क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया आपके क्वेश्चन पेपरों में। कह रहा है निम्नलिखित समीकरण का सबसे उचित हल निकालें, यानी कि क्वेश्चन हल करके वीडियो पॉज कीजिए, आप इसको क्वेश्चन का जवाब दीजिए, बिल्कुल आप कर सकते हैं। कीजिए एक बार। क्वेश्चन कह रहा है 105 डिवाइड बाई 15 गुणे 38 माइनस 8 डिवाइड बाई 5 बंद है, ये ब्रैकेट 5 भागे 3 है। गलत नहीं कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। 105 डिवाइड बाई 15 इंटू 38 माइनस 8 भागे 5 भागे 3। इसको हल करके बताइए आंसर क्या आएगा। अब तक आंसर आ गया होगा, सभी लोग देख लेते हैं। सबसे पहले इसका नियम कहता है कि ब्रैकेट वाले को हल करते हैं, तो इसको हल करेंगे। 38 में से 8 जाएगा 30, 30 को 5 से करेंगे 6, 6 में 3 से भाग करेंगे 2, 2 यहाँ बचा। अब 15 7 105, 7 इधर का पूरा 2, यानी 7 दूना के 14 आंसर आएगा फाइनल। 14 आंसर कमेंट में बताइए आंसर कितना आप लोग का आया था। 14 आएगा। पूरा डिटेल से करता हूँ, समझ लीजिए, बहुत लोग को नहीं समझ में आएगा। ध्यान से देखिए, 38 में से 8 घटाएंगे, 38 में से 8 घटाएंगे 30, और 30 को 5 से भाग करेंगे तो 6, और जैसे ब्रैकेट वाला हल किया तो यहाँ बचा भागे 3, और गुणे पे यहाँ पे 15 भागे 105। 3 से इसको काटेंगे 2 बार में। आप डायरेक्ट गुणा ना कीजिए, क्योंकि बोर्डमास का नियम कहता है पहले भाग कीजिए। तो 15 का 7 भाग करेंगे 105 में, तो 7 बार गुणे, तो गुणे इसका 3 से काटे 2 बार, तो 2 बचा था, और 7 दूना के फाइनल आंसर 14 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यह भी आपको समझ में आएगा। मैं इसको हटाता हूँ और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, जिस क्वेश्चन से आप लोग को डर लग रहा था उसी का क्वेश्चन सेम। ये क्वेश्चन जो यूपी पुलिस का एक बार पेपर हुआ था, मुझे याद नहीं 18 कि 19 वाला पेपर था, उसी का ये मॉक टेस्ट मैंने लिया है। तो इस तरह के प्रश्न एक बार इतना ट्रेंडिंग था, तो इस तरह के क्वेश्चन जब कम बैक करता तो बच्चे डर जाते हैं क्वेश्चन का लैंग्वेज देखकर। जी मैं आपको बिल्कुल कंसेप्ट सिखा सकता हूँ, उसी कंसेप्ट को जो सिखाया हूँ उसी तरह हल कीजिए, बिल्कुल बन जाएगा। क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। कह रहा है तट से 15 किलोमीटर की दूरी पर किसी जहाज में छेद उत्पन्न हो गया, परंतु फिर भी अधिकतम 18 मिनट की अवधि तक वह जहाज 10 किलोमीटर प्रति घंटे की तेजी से तट की ओर यात्रा कर सकता था। तट से भेजे जाने वाले बचाव नाव को जहाज तक पहुंचने के बाद यात्रियों को बचाने हेतु 6 मिनट लगेगा। जहाज पर उपस्थित सभी लोगों को सफलतापूर्वक निकालने के लिए बचाव नाव की न्यूनतम गति क्या होनी चाहिए। आप नाव को कितना स्पीड से लेके जाएंगे कि यात्रियों को निकाल लेंगे, बचाना है आपको है। बचाइए, लगाइए इस क्वेश्चन को। क्या करेंगे सबसे पहले, जिसमें छिद्र हुआ उसकी चाल बोलिए, तो कहेंगे 15 किलोमीटर क्वेश्चन में लिखा है, शुरू से पढ़िए। तट से 15 किलोमीटर दूरी पर किसी जहाज में छेद हो जाता है, यानी तट से, यानी कि जमीन से 15 किलोमीटर की दूरी पर। दूरी कितना है, तो 15। तो यहाँ पे दूरी लिखिए, डिस्टेंस, ठीक से दूरी लिखता हूँ, डी से डिस्टेंस लिख देता हूँ 15 किलोमीटर। ये डी से डिस्टेंस है, यानी 15 किलोमीटर टोटल दूरी है। फिर क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिर भी 18 मिनट की अवधि तक जहाज तैर सकती है। जहाज की जो चाल है वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और 18 मिनट जनरली वो तैर सकती है।
यानी 18 मिनट वो जा सकती है। आलोक को बचाने में 6 मिनट चले जाते हैं, तो इसमें से जैसे 6 माइनस कर दीजिएगा तो आ जाएगा 12 मिनट। दूसरकी की चाल हम क्या रखें कि इसे टोटल 12 मिनट में निकाला जा सकता है। यही क्वेश्चन है, बिल्कुल हल हो जाएगा। तो एक का नाव की चाल था 10 किलोमीटर प्रति घंटा, विपरीत में चाल को जुड़ जाता है, दूसरका का चाल नहीं पता तो उसे x मान लीजिए, और टोटल 18 मिनट नाव जो छिद्र जा सकते हैं उसमें से जो यात्री को निकालेंगे दूसरे 6 मिनट उसमें चला गया, तो 18 में से 6 माइनस बचा 12 मिनट, यानी इतने दोनों को चाल से 12 मिनट में यात्रा करना है। कितना? तो टोटल 15 किलोमीटर। ये मिनट है तो घंटा बदलने के लिए 60 कर लीजिए, 12 से काटिए, 12 पचे 60, 15 पचे 75, यानी 10 प्लस x बराबर 15 का इधर गुणा करेंगे 75 आ जाएगा, और 10 उधर ले जाके माइनस कर देंगे तो x का मान आ जाएगा 65, यानी 65 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जो बचाने वाली नाव आएगी ना उसकी चाल 65 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। आइए मॉक टेस्ट का आज का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं और मॉक टेस्ट आज का समाप्त करते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन का आप आंसर ऐसे ही दे सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनें, 4/5 और 2/3 के बीच का अंतर क्या होगा। मॉक टेस्ट में ऐसा क्वेश्चन ले लिया है, बल्कि कुछ है नहीं, अंतर पूछा है 4/5 और 2/3। कह रहा है कि 4/5 और 2/3 का अंतर कर दीजिए। अंतर ही पूछा है। कहेंगे सर 4 3 12 5 दूना के 10, 4 3 12 5 दूना के, तिरछा गुणा करके अंतर कर दीजिए। जैसे 4 3 12 5 दूना के 10, 12 में से 10 जाएगा 2, इधर गुणा करेंगे 5 3 15, 2/15 इसका अंतर हो जाएगा 2/15। ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। हालांकि आप एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं, लेकिन इसका शॉर्टकट मेथड होता है कि क्रॉस गुणा करके अंतर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे अंतर है 3 चौके 12 5 दूना के 10, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाइए, तो 3 चौके 12 5 दूना के 10, 12 में से 10 घटाएंगे 2, और जब क्रॉस वाला करते हैं तो नीचे हमेशा गुणा करके लिखिएगा, 5 3 15, यानी 2/15 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।